हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की। ये हमारा सेकंड पार्ट है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता या फिर राव। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है। 1948, 1945, 1947 या फिर 1950। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1948। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्रेडिसेसर या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था। गेट, आईएमएफ, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए डब्ल्यूटीओ आया। डब्ल्यूटीओ में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए, जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई। ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट है इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ वाज फॉर्मुलेटेड। अब डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1995, 1948, 1991 या 1998। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में डब्ल्यूटीओ को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1999, 1989, 2000 या फिर 1997। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे, इसको रिप्लेस किया गया फेरा से। ठीक है। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर। अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कॉमन डिटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है, एडा एक्ट, एमआरटीपी, आईएलओ या फिर फेरा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था एमआरटीपी का। एमआरटीपी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इन फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, 1985, 1986, 1999 या फिर 1989। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीजें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो किससे कंसर्न है? इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और अगर इसकी जगह हमारा बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीजें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है? ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए, प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है, लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है, आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है। ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ये हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं, अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है, इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
कैन नॉट इशू, एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है द वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ। अब जो शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है? पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, इंट्रिंसिक और पार वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, या फिर पार वैल्यू और यील्ड वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है, तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज, जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स देखना, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज देखना, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, और ना ही असेट्स को देखना, लायबिलिटीज को देखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी, जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल देखी जाती है, यानी कि दो बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है, यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग की और एक एंड की, यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। दो बैलेंस शीट देखी जाती हैं 2 ईयर की, फिर वहां पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवरेज रेशो। अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है, डेट इक्विटी रेशो को, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या फिर इन्वेंट्री रेशो को। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो, वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है। और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है? ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेट इक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। आरओआई मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लो गियरिंग इज प्रिफरेबल टू हाई गियरिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो को हम सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करने के काम आता है। आरओआई मेज़र करता है हमारी, यानी कि आरओआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आपको इसको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। फिर आता है यहाँ पर लो गियरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गियरिंग। जो हमारा गियरिंग रेशो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। अब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेटेड होती है? देखो ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे आप उसी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में है रेट ऑफ रिटर्न, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है यानी कि डेट इक्विटी रेशो, जिसको सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरओआई रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द फॉलोइंग। अब आरओआई रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा आरओआई रेशियो। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट्स अ पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल के यूज में आते हैं, उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं। गुड अमोर्टाइजेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट लॉस या फिर नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ शेयर डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता हमारा वर्किंग कैपिटल से? पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, या फिर पेमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें से कौन सा फ्लो ऑफ फंड में हेल्प करता है? एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, या फिर रिटर्न ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ फर्नीचर। ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेस करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा, यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स। ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर, या फिर लॉन्ग टर्म रेज्ड लोन रेज्ड। अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फंड यहाँ पे नहीं है, फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, जबकि प्रॉफिट अर्न भी हमारा सोर्स बता रहा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन रेज करने से भी फंड आएगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नेट प्रॉफिट प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असेट्स करेंगे, तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। यानी कि अब यहाँ पे बात की कर रहे हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, depreciation of fixed assets is an example of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, या फिर all of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बैलेंस शीट भी शो करता है, इनकम स्टेटमेंट भी, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब असेट्स का क्लासिफिकेशन कौन सा है? करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड कंटिंजेंट असेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। अगेन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे असेट्स के। नेक्स्ट है, फिक्टिशियस असेट्स नोन एज। अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या असेट्स वो क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स को बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, क्लोडिंग एक्सपेंडिचर, या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टिशियस असेट्स की, तो राइट आंसर होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स कंसिस्ट। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही चीज़ें हमारे फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट होती हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।